असलम उसकी नानी के साथ यूपी के आसपास के एक गांव में रहता था। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार असलम के लिए एक लड़की मिल ही गई। लड़की बहुत ही सुंदर थी और उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक वैसे ही पूरे आसपास के गांव में बस असलम की बीवी नफीसा की सुंदरता के चर्चे हो रहे थे। वो इतनी सुंदर थी कि जैसे आसमान से उतरी कोई अप्सरा। असलम तो मानो सातवें आसमान पर था। असलम और नफीसा दोनों भी बहुत खुश थे। शादी की पहली रात असलम नफीसा के कमरे में चला गया। नफीसा के इत्र की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। नफीसा घर की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए खड़ी थी। चांद की रोशनी में नफीसा इतनी सुंदर लग रही थी जैसे चांद भी उसे देखकर उसकी सुंदरता से मोहित हो जाए। नफीसा की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही असलम ने नफीसा के कंधे पर हाथ रखा, नफीसा अजीब सी आवाज में जोर से चिल्लाई, असलम, आप सो जाओ, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। नसीबा क्या हुआ? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कहो, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नफीसा ने भारी आवाज में कहा। असलम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सो जाऊं? ठीक है, तुम आराम कर लो। और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? नफीसा उसकी बात को अनसुना कर सो गई। असलम ने मन ही मन कहा, शायद शादी की भागदौड़ की वजह से उसकी आवाज खराब हो गई है। अगली सुबह काम के लिए निकलते समय असलम ने नफीसा को पूछा, तो अब कैसी है तुम्हारी तबीयत और तुम्हारी आवाज? तुम्हारी आवाज अब ठीक है ना? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं आंगन में असलम की नानी बैठी हुई थी। असलम ने कहा, चलो शाम को मिलते हैं, खुदा हाफिज। ये कहते हुए असलम घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर में असलम घर वापस आ गया और वो नफीसा की ओर अंदर चला गया। कुछ देर बाद असलम वापस काम पे जाने लगा। वहीं आंगन में बैठी नानी ने उसे टोक दिया, अरे क्या हुआ असलम, अभी अभी तो काम पे चले गए थे, ये तुरंत वापस भी आ गए। लगता है आज काम करने का तुम्हारा मन नहीं है। असलम बिना कुछ कहे नानी की बात को अनसुना करते हुए वहाँ से चला गया। रात को फिर से असलम नफीसा के नजदीक जाने की कोशिश करता है। वहीं नफीसा उसे इनकार करती है। मैं बहुत थक गई हूँ। असलम को नफीसा का ये बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। अगले दिन असलम काम पे चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आ गया और नफीसा के कमरे में चला गया। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। नानी मन में सोचने लगी, ये क्या चल रहा है? लगता है असलम का काम में बिल्कुल भी मन नहीं। एक दिन हर रोज की तरह असलम काम पे चला गया। नानी वहीं आंगन में बैठी हुई थी और कुछ देर बाद असलम वापस आ गया और नफीसा के कमरे में चला गया। नानी ने असलम को देखते हुए कहा, अरे कुछ कह नहीं सकते आजकल के नौजवानों को। थोड़ी ही देर बाद नानी की नजर आंगन के बाहर रास्ते पे पड़ी और जो नानी ने देखा उससे नानी काफी हैरान हो गई। नानी ने देखा असलम हाथ में टिफिन का डब्बा पकड़े हुए घर की ओर आ रहा था। नानी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नानी ने कहा, अरे अभी अभी तू अंदर गया था, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? नानी ये क्या कह रही हो आप? मैं अपना बटुआ घर पे भूल गया था, वही लेने आया हूँ। नानी और असलम नफीसा के कमरे की ओर गए और जो उन्होंने देखा उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उन्होंने देखा नफीसा के साथ कोई और नहीं बल्कि असलम जैसे दिखने वाला कोई शख्स खड़ा था और जैसे ही उसकी नजर नानी और असलम पे पड़ी वही उसने नफीसा के शरीर में प्रवेश किया और नफीसा बेकाबू होने लगी। वो चीजें यहाँ से वहाँ फेंकने लगी।
अजीब अजीब सी बातें करने लगी। असलम और नानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेगा। फिर वो आसपास के गांव वालों की मदद से एक पीर पाशा बाबा बंगाली से मिलने चले गए। असलम और नानी ने पीर बाबा को इतने दिनों से हो रहे चीजों के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा, ये कब से हो रहा है? और असलम ने कहा, बाबा जी, निकाह के बाद घर लौटते समय नसीबा को गाड़ी में उल्टी जैसा होने लगा। फिर बीच जंगल में गाड़ी रोकनी पड़ी। वहीं पास ही के एक पेड़ के नीचे नसीबा बैठी थी और फिर कुछ देर बाद उसे अच्छा महसूस होने लगा और हम घर की ओर निकल पड़े। घर आने के बाद तो सब कुछ ठीक था, पर जब रात हुई तो नसीबा अजीब सा बर्ताव करने लगी। पीर बाबा ने कहा, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो? हाँ बाबा, चलिए मैं आपको उस जगह पे ले चल। वो लोग उसी जंगल के बीचों बीच चले गए जहाँ उस दिन गाड़ी रुकी थी। अब पास की जगह को बाबा ने अच्छे से देख लिया। और वो लौट गए। लौटने के समय बाबा ने असलम से कहा, देखो बेटे, ये जो तुम्हारी बीवी पे हावी है वो कोई ऐसे वैसे भूत नहीं बल्कि जिन का साया है। जिन? हाँ जिन। ये जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं बेटे। कुछ जिन अच्छे तो कुछ बुरे होते हैं। खूबसूरत औरत की खुशबू से वे आकर्षित हो जाते हैं। ये जिन किसी भी व्यक्ति वस्तु का रूप ले सकते हैं। इन्हें बस में करना बहुत मुश्किल होता है। अभी होते हैं उन्हें लोग पागल समझते हैं, इसलिए नई शादीशुदा दुल्हन को घर से बाहर नहीं जाने देते। बाबा, मेरी नसीबा को इस जिन से छुटकारा दिलाओ बाबा। मैं इसकी मुंह बोली कीमत देने को तैयार हूँ। असलम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं बल्कि जिन्न है। उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। वे बहुत ताकतवर और जादुई शक्तियों से पूर्ण होते हैं। उसे काबू में करने के लिए कई शक्तिशाली आत्माओं को बुलाना पड़ेगा और हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। असलम, तुम एक काम करो, शाम होते ही नसीफा को पास के कब्रिस्तान में ले आना। साथ में ये कुछ सामग्री भी ले आना। ठीक है बाबा जी। अंधेरा होते ही असलम नफीसा को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। बाबा वहाँ पहले से ही मौजूद थे। असलम ने देखा कब्रिस्तान के बीचों बीच एक चक्र बना था। असलम, नसीफा को यहाँ बिठा दो। नफीसा बैठ गई और बाबा ने तुरंत कुछ मंत्र फूके और नफीसा पर हावी हुआ जिन अपना रूप दिखाने लगा। नफीसा यानी उसके अंदर का जिन पूरे कब्रिस्तान में दौड़ने लगा। बाबा के बनाए हुए चक्र में उसका बैठना बहुत जरूरी था। चक्र के अंदर जाते ही उसे काबू करना मुमकिन था, पर नफीसा यानी जिन कब्रिस्तान में यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। बाबा के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो काबू में नहीं आ रहा था। आखिरकार बाबा ने कुछ और मंत्र फूंक कर कब्रिस्तान के कुछ आत्माओं को जगा दिया। बाबा ने उनसे कहा, इस जिन को इस चक्र के अंदर ले आओ। जिन को काबू करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था, पर कुछ प्रेत आत्माएं मिलकर ही उसे काबू कर सकते हैं। बाबा ने मंत्र बोले और कुछ आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने बाबा से कहा, हम जिन को काबू में करने में आपकी सहायता करेंगे, पर हमारी कुछ ख्वाहिशें आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि वे जिन फिर नसीफा को परेशान नहीं करेगा और उसे उसकी जगह कैद कर दोगे। कुछ ही देर में जिन यानी नफीसा का शरीर उस चक्र के अंदर आकर बैठ गया। फिर बाबा ने कुछ और मंत्र फूके और जिन को काबू में करके नफीसा के शरीर से उसे निकालने के लिए प्रयास करने लगे। और जैसे जैसे बाबा मंत्र फूकते गए वैसे वैसे नफीसा यानी जिन शांत होने लगा। थोड़ी ही देर में नफीसा बेहोश हो गई। असलम घबरा गया। उसने बाबा की ओर देखा। आखिरकार बाबा ने कुछ और मंत्र फूंक कर
कब्रिस्तान के कुछ आत्माओं को जगा दिया। बाबा ने उनसे कहा, इस जिन को इस चक्र के अंदर ले आओ। जिन को काबू करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था, पर कुछ प्रेत आत्माएं मिलकर ही उसे काबू कर सकते हैं। बाबा ने मंत्र बोले और कुछ आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने बाबा से कहा, हम जिन को काबू में करने में आपकी सहायता करेंगे, पर हमारी कुछ ख्वाहिशें आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि वे जिन फिर नसीफा को परेशान नहीं करेगा और उसे उसकी जगह कैद कर दोगे। कुछ ही देर में जिन यानी नफीसा का शरीर उस चक्र के अंदर आकर बैठ गया। फिर बाबा ने कुछ और मंत्र फूके और जिन को काबू में करके नफीसा के शरीर से उसने बाबा की ओर देखा और कहा, बाबा, मेरी नसीफा। बाबा ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, ये लो थोड़ा पानी छिड़को। असलम ने नफीसा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की और नफीसा होश में आ गई। नफीसा और असलम ने बाबा से कहा, बाबा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। बाबा ने अपने थैले से एक तिलिस्मी ताबीज निकालते हुए कहा, ये ताबीज हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हें जिन, भूत, प्रेत ऐसे कई बुरी शक्तियों से बचाए रखेगा। असलम और नफीसा बाबा को शुक्रिया करके अपने घर की ओर निकल पड़े। असलम मन ही मन में कहने लगा, वैसे तो मुझे भूत, प्रेत, आत्मा पर विश्वास नहीं था और ना ही कभी होता, अगर मैंने उस दिन मेरे ही शक्ल के जिन को नसीफा के शरीर में जाते हुए ना देखता। कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती, पर उनका वजूद होता है।